नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध और आपका स्वागत करती हूं आइकन्स ऑफ भारत में। एनडीटीवी इंडिया और फ्रीडम ऐप की ये एक मुहिम है जहां पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने शून्य से शुरुआत कर शिखर तक का सफर तय किया है। ये वो लोग हैं जो अपनी कहानियां सुनाकर पूरे देश को इंस्पायर करेंगे। इन्होंने कोई ना कोई लघु उद्योग शुरू किया है, बहुत सारे लोगों को आजीविका प्रदान की है और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। आप भी बन सकते हैं इस शो का हिस्सा। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और हमें अपनी सफलता और चुनौतियों की कहानी सुनाइए। आज इस शो में हम आपको मिलवाने वाले हैं 5 आइकन्स ऑफ भारत से। हर एपिसोड में 5 आइकन्स ऑफ भारत इस मंच पर आएंगे, आपको अपनी कहानी सुनाएंगे और इन्हीं 5 लोगों में से हम चुनेंगे एक श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। अंत में हम चुनेंगे सर्वश्रेष्ठ आइकन। ये सारे आइकन्स चुनने में हमारी मदद करेगी हमारी जूरी आनंद कुमार जी। इनके सुपर 30 प्रोग्राम को कौन नहीं जानता। MBA चाय वाला के नाम से जाने जाने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश की ऑथर रश्मि बंसल जी, श्रीकांत जी जिन्हें हम कहते हैं मेंटर ऑन अ मिशन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी को भी श्रेष्ठ आइकन चुनते हैं तो आप उनमें क्या देखते हैं? क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये देखते हैं? उनका कौशल, उनकी स्किल क्या है, आप ये देखते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। खासकर मैं भी जब भी कोई देखता हूँ आइकॉन को तो देखता हूँ कि वो व्यक्ति कितना संघर्ष किया है, कितने विषम परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखा, कितना उसके काम का इम्पैक्ट है समाज में और कितने लोगों को प्रेरित कर रहा है और रोजगार भी दे रहा है। तो ये 3-4 बातों को ध्यान में रख के हम लोग निर्णय ले रहे हैं। जैसा कि आनंद जी ने कहा, बड़ा मतलब उचित कहा, पर मेरे हिसाब से ग्रोथ माइंडसेट और क्या विजन है क्या उनके पास, क्या वो अभी तक की कहानी बहुत अच्छी है, आज उनकी उम्र भी 20, 22, 25, 30 साल की यंग है, तो क्या वो फ्यूचर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खुद के सेंट्रिक तो नहीं है, कंट्री सेंट्रिक होंगे तो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा कि वो व्यक्तिगत नहीं है कि मेरे लिए हो रहा है, मैं जब वो देश की समाज की बात करते तो मैं वो पॉइंट पे ज़्यादा कंसर्न करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। मैं ढूंढती हूँ उनमें जुनून कि भाई जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति बहुत पैशन होना चाहिए और चाहे रास्ते में कोई भी अड़चन आए उसको पार करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। आनंद, प्रफुल्ल और रश्मि ने सारी बातें तो कह दी हैं। उसके ऊपर जो एक ही और चीज़ मैं जो बताऊंगा, मेरे लिए एक ही वो नंबर मायने रखता है। कितनी नौकरियां इन्होंने अभी तक क्रिएट की हैं, आगे चलकर कितनी नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे, देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो मुझे वो नंबर बहुत मैटर करता है। चलिए, अगर आप भी आइकन्स ऑफ भारत शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाइए। हमारी पहली आइकन ऑफ भारत एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करी और अपने बिजनेस को शिखर तक लेकर गई। लेकिन इसमें इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक सिंगल मदर है और भारत में बहुत सारी और महिलाओं को इंस्पायर कर चुकी हैं। चलिए आपको मिलवाती हूँ दिल्ली की तान्या साध से। मेरा नाम तान्या साध है और मेरे ब्रांड का नाम ऑटन हार्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आइकन्स ऑफ भारत में जाने के लिए। मैं सिंगल मदर हूँ और इस ब्रांड को मैं सस्टेन कर रही हूँ ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मेरे ब्रांड में हम कई तरीके के गारमेंट्स बनाते हैं, जैसे रिजॉर्ट वेयर, वेडिंग वेयर, बीच वेयर एंड मैं बहुत सारे फैशन शोज़ में और इवेंट्स में ऑफिशियल फैशन डिज़ाइनर हूँ और फैशन कंसल्टेंट भी हूँ काफ़ी एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए। और ये सफ़र कहाँ लेके जाता है आइकन्स ऑफ भारत में, लेट्स सी। हेलो, हाय। तान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चारों आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए हमें। मेरा नाम तान्या साध है और मेरे ब्रांड का नाम है ऑटन हार्ट और आज आप देख रहे हैं एक 36 ईयर ओल्ड सिंगल मदर जो इंडिपेंडेंट वुमेन है। फैमिली प्रेशर की वजह से आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 18। उसके 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई
मेरा हमेशा से फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट था और पापा को भी बचपन से देखा तो एक था कि मुझे कुछ करना है। अपने बेडरूम से एक लैपटॉप से मैंने काम करना स्टार्ट किया, गारमेंट के डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट किया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप कहते हो जॉब नहीं करना, जॉब नहीं करूँगी पर कुछ करना चाहती हूँ। एक एक्सपोर्ट हाउस बनाना चाहती थी अपना खुद का। फिर मैंने बायर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया लैपटॉप से। 1 साल में मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई और मेरा खुद का कंपनी था एक्सपोर्ट हाउस, जिसमें हम अपैरल एक्सपोर्ट किया करते थे और वो 4-5 साल बहुत अच्छा चला। 4-5 साल पूरे होते ही हमारे बिज़नेस में बहुत लॉस लगने लगे एंड मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे बहुत डेट्स ले लिए थे। बट मेरा एक डिसीजन था कि मैं बचपन से जो मैंने अपने लिए सपना देखा है वो मेरा बेटी ज़रूर पूरा करेगी, तो मैं ऐसे इसको जाने नहीं दूँगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करती हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन हूँ, तो मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगी मैं। एंड फिर मैंने एक बुटीक भी किया अपना। बुटीक में भी बहुत सारे इश्यूज़ आए, मैंने अपना सारा ज्वेलरी सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड्स के डेट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। फाइनली मैंने सोचा कि बहुत हो गया, ना तो मैं इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहूँगी और ना तो मैं इस अपने आप का एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगी। जो मैंने बचपन से ड्रीम देखा है वो मुझे पूरा करना है। फिर मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले डिसाइड किया कि हो गया। मैं पापा के पास आई, मैंने बोला आपका बैक का उनका एक वर्कशॉप है। मैंने कहा कि आप बस मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो, मुझे एक कारीगर, एक मास्टर का स्पेस चाहिए, दैट्स ऑल, मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने वहाँ से अपना ऑनलाइन फैशन ब्रांड बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे था। मेरा काम बढ़ने लगा। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड सेपरेशन की वजह से आज भी देयर आर लाइक 100 थिंग्स जगलिंग, कोर्ट केसेस, पुलिस स्टेशन, मेरी बेटी, पेरेंट्स का प्रेशर। फाइनली आज मैं एक जॉब कर रही हूँ एक रेपुटेड एक्सपोर्ट हाउस में और एट द सेम टाइम अपना ऑनलाइन फैशन का ब्रांड लेके जा रही हूँ और इसको मैं एक अलग लेवल पे लेके भी जाना चाहती हूँ और आगे लेके जाना चाहती हूँ। प्लस मैं एक जगह काम, इतने उतार चढ़ाव देखे, आप ऊपर भी थी, नीचे भी थी, आपका जो भी हुआ, मतलब मैं भगवान अनफॉर्चुनेट था, बट अपने आप को हौसला कैसे बना के रखा? जिस कॉन्फिडेंस से आप आज खड़ी है वो हौसला हम बाकियों में देख नहीं पाते। ऐसा कैसे हुआ? कई लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ना अपने मन के अंदर आप बात ना रखें, झूठ ना बोले, सच बोले। आप ये बोलो मैं सेपरेटेड हूँ, प्राउडली सेपरेटेड, मदर हूँ, प्राउडली एक मदर हूँ। मुझे 1 पैसे का भी 1% भी आज दुख नहीं है कि मेरी 18 साल में क्यों शादी होगी या मेरी बेटी क्यों हो गई इतनी जल्दी। आज वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। क्या बात उसका है। एवरीडे स्माइल, उसका फेस देख के जो मुझे खुशी मिलती है। आज भी सुबह मुझसे वो बोली, मम्मी जब भी नर्वस हो ना मेरा शक्ल याद कर लेना, आपको नर्वसनेस नहीं होगी। बहुत, क्योंकि उसको देख बच्ची के की मैं उम्र क्या है अभी? बच्ची की उम्र 17 की है। आपने बहुत साल पहले अपने हस्बैंड के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस लॉस में चला गया। उस एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस टूटा था क्या? अगर टूटा था तो इस बार आपने जब बिजनेस किया तो क्या गलतियां हैं जो आप रिपीट नहीं करेंगी जो पिछली बार गलतियां हुई थी? ओवर स्टाफिंग नहीं करना चाहिए, हद से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय मत कर लीजिए। जैसे जैसे आप काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप बढ़ाते जाइए। प्लस बिजनेस में टारगेट्स लेके चलिए। आप ये सोच के ये नहीं सोचना कि 3 महीने में क्या करना है। आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो? क्या बात है। आप अपने आप को 6 महीने में कहाँ देखते हो? 1 महीने में कहाँ देखते हो? तान्या, मेरी तरफ से सवाल ये है कि कई जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उन्हें पैसों के साथ डील करने में बड़ी हिचक होती है कि भाई वो कोई और देख ले। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि शायद पहले आपके हस्बैंड देख रहे थे और अब आप खुद अपना बिजनेस देख रही हैं? ऑनेस्टली मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, बट इट्स लाइक कि पैसे जब गिन आपको लेती हूँ। पैसे गिन लेते हैं उतना आता है। तो ये बताइए कि आप एज ए मदर भी बच्ची को टाइम दे रही है, अपना व्यापार भी चला रही है, प्रोडक्ट भी बना रही है, उसको बाहर सेल भी करे, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेती है? आजकल की तो घरेलू महिलाएं बिना कुछ किए हुए परेशान रहती है कि मेरे पास वक्त है, बच्चे में ही टाइम चला जाता है। और बातचीत से लगता है कि बच्ची के साथ आपका बॉन्डिंग भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप समय देती है। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में दर्शकों को बताइए, हम लोगों को भी बताइए। बिल्कुल सर। मेरे पापा आर्मी में नहीं है, बट उन्होंने बचपन से ना हमें पंक्चुअलिटी सिखाई है। 9 का मतलब 9:04 नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम की अगर रिस्पेक्ट करेंगे, लोग क्या करते हैं 4 का मतलब 4:30, तो 4 का मतलब 4:30 नहीं, 4 का मतलब 4। तो आप टाइम मैनेज करेंगे और डेलीगेट करें। आप एक जगह पे पहुंच गए हैं, फिर आप डेलीगेट करें, उससे आप एलिवेट होंगे। डेलीगेट एंड एलिवेट, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज। बहुत अच्छी कहानी है आपकी। आप बहुत जॉब अच्छी नहीं कर रहे हैं भैया, आप अपने आप में एक सीईओ है अपनी दुनिया की, बिल्कुल। हैं?
बिल्कुल। बहुत लोगों के आपकी लिए बेटी प्रेरणा जो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लिए। इस काम को जारी रखिए। इससे न सिर्फ आप रोजगार दे रही है बल्कि एक रोल मॉडल की तरह उभर के आ रही है। और ये टेलीविज़न तो आजकल गांव-गांव में फैल गया है, तो जो महिलाएं गांव में देहात में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो भी एक बड़ा डिसीजन ले सकेंगी इस शो को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तान्या जी, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी मतलब बड़ी बहन की तरह है, एंड आई एम लिटरली लाइक इंस्पायरिंग, मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। Thank you so पूरे much. इंडिया को आप इंस्पायर करने वाले हैं बॉस। बहुत बहुत एक आखिरी बात मैं इस एनडीटीवी टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे वो मेल फीमेल लड़का लड़की कोई भी हो, मैं कहना चाहती हूँ कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वाह। अगर आप ये सोचेंगे पापा मम्मी भाई कंप्लेंट्स करते रहेंगे, आप ब्लेम करते रहेंगे, ब्लेम ना कीजिए, आप अपने लिए खुद खड़े होइए। जब आप अपने लिए खुद खड़े होंगे ना, पूरी दुनिया आपके लिए क्या खड़ी बात होगी है, एक दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। दर्शकों, अगर आप भी तान्या साथ से सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना खुद का ऑनलाइन फैशन ब्रांड आप शुरू कर सकते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर ये एक मेंटर हैं, एक गुरु हैं, जो एक कोर्स में आपको सिखाएंगी कि कैसे आप खुद का लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, राजस्थान के शहर भीलवाड़ा को भारत का टेक्सटाइल नगर कहा जाता है। ये कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपड़ों के थैले बनाने में औसत मुनाफा 25 से 30%। महाराष्ट्र में संगठित क्षेत्र में 122 सूती कपड़े के कारखाने हैं। ये भारत का सबसे ज्यादा सूती कपड़े बनाने वाला राज्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है अभिषेक सिंह। एमबीए करके सिविल सर्विसेज छोड़कर ये आ गए खेती बाड़ी में, पर ये खेती जमीन पर नहीं पानी से करते हैं। एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप का मिलन इन्होंने किया है और ये करते हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। चलिए मिलते हैं अभिषेक सिंह से। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी रूट एंड शूट्स है। हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केट सपोर्ट एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करती है। ये काम मैंने 2018 में स्टार्ट किया था और यहीं से ही हमने एज अ टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक से स्टार्ट किया। और हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करने के बाद आज हम मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुछ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ जिससे कि हम रूरल एरियाज़ में भी पहुंच पाएँ। तो एज अ कंपनी हमने अपने स्किल को बढ़ाया है और आज इन सभी सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। हेलो सर, हेलो मैम। स्वागत है आपका अभिषेक जी। ये बताइए कि एसी ऑफिस की नौकरी आप ले सकते थे, वो ठुकरा के आप इस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कैसे आ गए? मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद 6 महीने मैंने जॉब भी किया। तो वहाँ से एक चीज़ ऐसा समझ में आई कि जॉब नहीं करनी है, लेकिन क्या करना है ये भी क्लैरिटी नहीं थी। क्या करने से ज़्यादा हमेशा से मुझे मेरे लिए लगता था इम्पॉर्टेंट है कि क्यों करना है अगर कुछ भी। तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बहुत था, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, तो उसके थ्रू नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हुई। आपका पर्सपेक्टिव बना चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स का स्केल समझ में आने लगा और फिर लगा कि नहीं, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं अपने आप को लाइफ भर काम करते हुए देख सकता हूँ। तो और क्योंकि लेकिन एग्रीकल्चर भी इतना डाइवर्स सेक्टर था कि उसमें भी क्या करना, चूज़ करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वहाँ से फिर मैंने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हो गया था इंडिया में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको मुझे लगता था कि मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता था। और फिर मैम वहीं से ही पहले सोचा कि एक फार्म बनाते हैं, चीज़ें उगाते हैं, उसको बेचेंगे, काम समझेंगे और वहाँ से अगर काम समझ में आ गया तो फिर शायद कुछ इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैम करना शुरू किया तो अच्छे अच्छे लोग भी मिलते गए, वो लोग गाइड भी करते गए। थोड़ा उन्होंने काम भी देना शुरू कर दिया कि जो आपने अपने यहाँ बनाया है एक छोटे स्केल पे मेरे यहाँ भी बना दीजिए। फिर मैम वहीं से ही धीरे धीरे। आपने बोला कि एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से था, तो क्या घटना घटी थी कि आपकी रुचि कृषि में हो गई?
सर पहले मतलब एग्रीकल्चर क्यों, हम लोगों का सर फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मेरे ग्रैंडफादर्स जो है हम लोग बस्ती से आते हैं और फार्मिंग हमेशा से फैमिली में रही है। और हमेशा पिताजी ने ये इंसिस्ट किया था कि गर्मियों की छुट्टियां, ठंड की छुट्टियां ना कि गांव चलो, मतलब ऐसे देखो, ज़रूरी है वो भी। क्यों ज़रूरी है तब समझ में नहीं आता था। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से क्या फ़ायदा है? इज़ इट मोर प्रॉफिटेबल? उसमें क्या मतलब यूनिक चीज़ है जिससे कि बिजनेस अच्छा बन सकता है? मैम देखिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी किसी भी एक फार्मिंग की तरह है, लेकिन आप जो पैरामीटर्स होते हैं क्रॉप की क्वालिटी चेक करने के लिए, उनको आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप पानी में ग्रो करते हो तो आप रूट्स का एम्बिएंट टेम्परेचर से लेके EC, pH, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप उनको देखते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस अच्छी होती है। अभिषेक, हाइड्रोपोनिक जो टर्म है बहुत लोग उसको समझते मेरे नहीं। बस यही अगर पूछने वाले एक थे। सेंटेंस में अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं कि हाइड्रोपोनिक क्या है, हमारे बेनिफिट के लिए, दर्शकों के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा होगा। हाइड्रो मीन्स पानी और पोनिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीडियम। तो अगर आप पानी का मीडियम यूज़ करते हैं और कुछ ग्रो करते हैं तो वो हाइड्रोपोनिक हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन और इवॉल्व हो चुकी है अब, जिसको आप सॉइललेस फार्मिंग कहते हैं। तो वहाँ पे पानी की जगह हो सकता है कि कोकोपीट और ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएं जो अपने आप में न्यूट्रल हों। मतलब फार्मिंग के लिए आपकी निर्भरता सिर्फ सॉइल पर नहीं, इसका ये मतलब सीधा सा मैं इतना समझ पा रहा हूँ, जो हमारी जनता भी समझ पाएगी। राइट। मेरे दो सवाल है, थोड़े लंबे हैं पर बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, कहलाता है। 60-65% लोग मतलब उस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। पर कहीं ना कहीं आज भी किसान वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, या वो किसान अमीर नहीं बन पाया। किसान कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहता है, वो जो भी कारण हो। एक तो वो कारण है, तो उसको कैसे बदला जा सकता है? दूसरा, जब किसान का बेटा पढ़ने जाता है बड़े शहरों में, जब रिटर्न आता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसानी में क्यों इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी तरह? ये दो अलग सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है भारत के लिए। सर जब हम किसानों की बात करते हैं ना, तो एक जो चीज़ मैंने काम करते करते सीखी थी कि जैसे हाइड्रोपोनिक से शुरू किया, लेकिन सब चीज़ों का आंसर हाइड्रोपोनिक भी नहीं था। किसान बहुत अलग अलग स्ट्रेटा के हैं और समस्याएं बहुत अलग अलग हैं, तो कोई एक सोल्यूशन नहीं था उसका। तो हमने क्या किया, हमने भी चीज़ें सीखनी शुरू की और समझ में आई जो सबसे बड़ा गैप है अवेयरनेस का। अगर किसान को अगर सही गाइडेंस मिले और कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिल जाए, सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जिनके बारे में उनको शायद पता नहीं है, जिसका वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अवेयरनेस एक सबसे बड़ा गैप है जो किसान को कई बार सही डिसीजन लेना है और क्या है उसमें वो रोकता है। तो अभिषेक जी, इसी पॉइंट पे मैं पूछना चाहूँगी, अगर कोई दर्शक देख रहा है और वो अपना हाइड्रोपोनिक फार्म छोटा सा शुरू करना चाहें तो कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, कितनी नो हाउ की ज़रूरत होगी, कैसे वो इसका सपना पूरा कर सकते हैं? 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। 10 प्लांट का सिस्टम, 5,000 लगाया। मेरा मानना है कि अभिषेक जी जिस तरह से गांव जाते थे पिताजी के साथ, आप लोग भी अपने बच्चों को गांव देहात खलिहान जरूर घुमाएं, ताकि हमारा देश आगे मजबूत बन सके कृषि के आधार पर। धन्यवाद आपके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। भारत के हाइड्रोपोनिक्स बाजार के 2021-2028 के बीच 13.53% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद। 2019 में भारतीय हाइड्रोपोनिक्स बाजार 3100 मीट्रिक टन था और इसका मूल्य 35 करोड़ का था। हाइड्रोपोनिक खेती में बहुत मुनाफा। 1 एकड़ के खेत में 1.56 से लेकर 1.94 करोड़ रुपए तक की फसल। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं, डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी हैं एक आइकन और आप आना चाहते हैं आइकन्स ऑफ भारत शो पे, तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ आज, और वो ये कि अगर आप अपनी स्किल या अपना हुनर दूसरों को सिखाते हैं तो आप भारत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और यही उम्मीद मैं करती हूँ मेरे सारे दर्शकों से। अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से, जिनका नाम है सौम्या जैन, जो घर से ही
किचन प्रोडक्ट्स यूज कर बनाती हैं होम मेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मिलते हैं सौम्या जैन से। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या जैन है। मेरे ब्रांड का नाम है सौम्या ऑर्गेनिक्स। ये ब्रांड मैंने 2018 में स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने सिर्फ घर पे साबुनों से ही बिज़नेस स्टार्ट किया था और अब मेरे पास 110 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। हमने जब स्टार्ट किया तो घर से सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पैकिंग घर पे करती थी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, और अब हम लोग इस ब्रांड को आगे तक पहुंचाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, उनको कम से कम केमिकल के प्रोडक्ट्स जो हैं मिल पाएँ। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइकॉन्स ऑफ भारत में। आपका नाम और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो बड़े इच्छुक और बड़े आतुर हैं हम आपकी कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ बताइए, क्या है आपकी कहानी? थैंक यू सो मच। तो बचपन से ही मेरे पापा 2 पंक्तियाँ हमेशा कहा करते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या जैन और बचपन से ही जैसे जब भी मेरे कोई रिश्तेदार या मेरे माँ बाप मुझसे पूछा करते थे बड़े होकर क्या बनना है, तो हमेशा से मैं ये कहती थी कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कोई भी ऐसा सिंपल कोई बेसिक काम नहीं करना है और दुनिया को ये दिखाना है कि बेटियाँ भी किसी से कम नहीं होती हैं। क्योंकि जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, तो सारे लोग ऐसे बोलते थे कि काश कोई बेटा होता, बिकॉज़ हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, तो हमेशा वो लोग कहते थे कि काश कोई बेटा होता तो वो शायद पापा को सपोर्ट कर देता या फिर उनकी हेल्प कर देता। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं हमेशा बोलती थी कि किसी ना किसी दिन मैं पक्का लोगों को ये दिखाऊंगी कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। तो मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया सौम्या ऑर्गेनिक्स के नाम से। मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज की छुट्टियाँ थी, उस टाइम मैं इंटर्नशिप भी करती थी एक और साथ में कॉलेज भी जाती थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि एक सोप मेकिंग का कोर्स किया। तो कभी सोचा नहीं था बिज़नेस के बारे में, तो उस टाइम में तो मैं अपनी फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में कुछ स्पेशल ओकेजन पर मैं उनको सोप गिफ्ट कर देती थी। इनिशियली मैंने सोप से ही शुरुआत की थी। तो उसके बाद देखते ही देखते मुझे पता नहीं था कि उनको मेरे सोप इतने अच्छे लगने लगे। वो कभी मेरे पास कोई स्किन प्रॉब्लम लेकर आने लगे, जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ, या फिर कभी ना कभी वो मुझसे पूछने लगे कि यार मेरे साथ भी मतलब किसी का बर्थडे कुछ स्पेशल ओकेजन है तो तू मेरे लिए सोप बना दे। तो वो एक खुद से ही बिजनेस बन गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि पैशन और पैशन को प्रोफेशन में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण लगता है, नहीं आनंद सर? अब ये जो अभी आप बोली कि आप जर्नलिज्म की पढ़ाई किया, जर्नलिस्ट जैसा काम भी कुछ दिन किया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये साबुन वाले व्यापार में आप आए। ये सोप मेकिंग का काम है, वो आप कितनी दूर तक इसको सोचती है? इसको देश के पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए ये एक सहारा का माध्यम बने, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। एकदम मतलब कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि मैं इसको उस लेवल पे लेकर जाना चाहती हूँ, बट अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इंटर्न्स रखे थे ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी से, जो मैं पॉकेट मनी है या मैं इससे अगर थोड़ा भी कुछ कमा पाती हूँ तो मैं इंटर्न्स को दे पाऊँ। तो सौम्या, एक ज़रूरी सवाल है कि अब MBA आप कर रहे हो, तो हाँ। इसके बाद प्लेसमेंट आप लोगे या फिर अपना ही बिजनेस करोगे? क्योंकि नहीं, ये नहीं। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के सामने रहता है। इस MBA का जो भी यूज़ है ना, वो मुझे अपने ब्रांड में करना है, बिकॉज़ मैं इंटरनेशनल बिजनेस में कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन साबुनों को आगे दर आगे पहुँचाऊँ, बिकॉज़ हम लोग सब कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत महंगा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम केमिकल के साथ का प्रोडक्ट कम से कम कीमत में प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि लोगों तक एक अच्छा सामान भी पहुँचे, एक अच्छा साबुन पहुँचे, या कोई भी मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती हूँ और साथ ही साथ उनके पास जाए तो उनको ऐसा लगे कि हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी है और हमें मज़ा भी आ गया कि हमारी स्किन ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसी सोच के साथ स्टार्ट किया। एक पोस्टर है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, 10 richest people in the world। यस 9 लोग जो उसमें हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अपने मम्मी पापा को पोस्टर दिखाओ कि अगर आप मुझे पैसे वाले देखना चाहते हो तो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। थैंक एंड यू। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट ए स्प्रिंट। नहीं तो लाइफ एंड बिजनेस इज अ मैराथन। मैराथन, बिल्कुल। या सौम्या,
सबसे अच्छी बात है कि आपने ना स्टूडेंट होते हुए ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कई बहुत लोग अच्छी बात। वेट करते हैं कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए तब मैं कुछ करूं, तो आपने जो है आधा सफ़र तो यहीं पूरा कर लिया और आगे का सफ़र भी आपका बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत बड़ा हो, बहुत इंस्पायरिंग होगा। तो यहाँ पर इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so एंड वी much. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। घर में बने सौंदर्य उत्पादों का वैश्विक बाजार 3,780 करोड़ रुपए है। कारोबार शुरू होने के लिए मुद्रा लोन मिलता है। आमतौर से ब्यूटी और कॉस्मेटिक स्टोर में मुनाफा 20% से करीब 60 से 70% तक। अगर आप सीखना चाहते हैं कि खुद का होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिजनेस कैसे शुरू करें, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और सौम्या जैन से सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। वैसे तो ये एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। इन्होंने लोगों को यानी कि मछुआरों को सलाह देनी शुरू करी कि मछली पालन कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से और जानते हैं उनकी कहानी। मैं सुनील शर्मा, लखनऊ से। मेरी कंपनी का नाम आरकेयर प्लस। मैंने 2020 में फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया। इसके पहले मेरा लीगल कंसल्टेंट का काम था, बट ड्यू टू कोविड काफ़ी सफ़र किया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपनी धनुर्धान कर सकूं। फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया। लखनऊ में मेरा एक अपना 7.5 बीघे का फार्म है और मेरे साथ इस समय 80 से 90 करीब किसान जो है ना जुड़े हुए हैं, जो फिश फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अब वो ग्रोथ कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, आपकी कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है और रुचिकर भी है। क्यों कहानी इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आप जो है वो शर्मा फैमिली से हैं और व्यापार कर रहे हैं मछलियों का, शाकाहारी खानदान, अब व्यापार मांसाहार का, इंजीनियर और मछुआरों के साथ जिंदगी। सुनाइए अपनी इंटरेस्टिंग कहानी भी। सर एक्चुअली मैं लीगल कंसल्टेंट और मेरा व्यापार काफ़ी बड़ा था। मेरा यहीं दिल्ली में नेहरू प्लेस में ही मेरा ऑफिस था। मेरे पास करीब 35 एम्प्लॉयज़ थे, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ऐसा कुछ हुआ कि क्लाइंट्स के काम जो है ना कम होने लगे। मेरे सामने जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पे कर पा रहा था। बहुत दिनों तक मैं तलाश रहा था कि क्या कुछ नया करें, क्या कुछ नया करें, और मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया लखनऊ। लखनऊ शिफ्ट होने के बाद मैं एक प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम आया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उस योजना के तहत उन्होंने 20,000 करोड़ का एक सब्सिडी अनुदान जो देने का एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास लैंड थी वहाँ पे 2 एकड़, बाराबंकी में एग्जैक्टली मेरा फार्म है। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि ये मेरा खाली पड़ा हुआ है, मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ पे अपना एक सेटअप तैयार किया जिसमें मैंने फ़िश फार्मिंग का काम शुरू किया। लेकिन फ़िश फार्मिंग हर कोई करता है, मैंने थोड़ा सा कुछ अलग किया। अलग ये किया कि सर जब हम कभी भी कोई भी पॉन्ड कल्चर का फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो लैंड एरिया होती है उसकी 20 to 25% का जो एरिया होता है उसकी फेंसिंग को बनाने में निकल जाता है, दैट इज़ वेस्टेड। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं उस फेंसिंग पे पहले पपाया लगाता हूँ। पपाया मैंने लगाया, चूँकि एक पपाया से दूसरे पपाया के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 फीट्स होती है। उस स्पेस के बीच में मैंने 2 टोमेटो के हाइब्रिड टोमेटो के पौधे लगाए। एक पौधा अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 kg फल दिया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया। इसके अलावा जो फेंसिंग का इनर साइड होता है, उस इनर साइड पे मैंने बैगन का पौधा लगाया, 100% ऑर्गेनिक। जितने भी प्लांटेशन मैंने किया उसमें सब गोबर का खाद का इस्तेमाल किया और पॉन्ड का जो पानी है उसको उसमें डाला। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो पानी वहाँ से नीचे जाता है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं,
जो पॉन्ड के अंदर जाके वो पैलेंटन जनरेट करते हैं और वो फिश का फीड बन जाता है। ये बताइए कि ये सब नॉलेज आपको कहाँ से आई? मतलब आप तो लॉयर हैं, फिर आप इस नई फील्ड में आए, लेकिन ये तो मतलब काफ़ी अनुभव की ज़रूरत है, या कुछ आपने कहीं से सीखा? मैम एक्चुअली पैंडेमिक में क्या है कि काम टोटली बंद हो गया था, साइकोलॉजिकली घर को चलाने का एक प्रेशर था और घर पे रहा, मतलब कोविड में कहीं जाना था नहीं। अच्छा। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम था जिस माध्यम से हम चीज़ों को सीख सकते थे, तो मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सीखा और सीख के मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। कि आप जब गांव गए, अच्छा काम किया और आपने सिद्ध किया कि भाई विकट परिस्थितियों में भी कोई ना कोई बढ़िया रास्ता है। कोरोना काल में भी आपने एक अच्छा रोजगार शुरू किया, तो क्या गांव में ऐसे ताने बाने सुनने को नहीं मिले आपको कि क्या यार नाम हंसा रहे हो शर्मा, दिल्ली छोड़ के आया, एडवोकेट छोड़ के कंपनी, तो उससे कैसे आप सामना किया? सर बहुत सारे ताने बाने सुनने को मिले और ताने बाने पे अगर हम ध्यान देते तो शायद मैं अपना काम नहीं शुरू कर पाता, लेकिन मैंने उन तानों को इग्नोर किया कि वो ताने मेरा घर नहीं चलाएंगे। फिश फार्मिंग के अलावा आपने और कोई आइडियाज भी एक्सप्लोर किए थे क्या? फिश फार्मिंग के अलावा मेरा अभी एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने फूड साइकिल की बात की, फूड साइकिल पे अभी मैं अपनी जो पॉन्ड है उस पॉन्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिस पे मैं कड़कनाथ ढालना चाह रहा हूँ। वो आइडिया चल रहा है, क्योंकि हम फीड खिलाएंगे कड़कनाथ को, जो उसकी बीट होगी वो मछलियों का फीड बन जाएगा। क्या बात, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अब इसका जवाब दीजिएगा। दर्जनों अभी तक आइकन्स हमसे हम लोग मिले हैं, सबने बोला कि या तो मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, या तो मैं खुद से इंस्पायर हुआ हूँ, या MBA चावला से, सुपर 30 से। आप एकलौते आए हैं जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आप इंस्पायर हुए। yes. तो हर आदमी प्राइवेट, इंस्टाग्राम, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को आपने बोला इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली, उनकी योजनाओं के माध्यम से मिली, तो कितना बड़ा रोल है प्रधानमंत्री योजना का आपकी लाइफ में? सर मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मैं स्टार्टअप किया तो मेरे पास पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे, और सब्सिडी भी जो है आती है कुछ दिनों बाद आती है, इमीडिएट वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको ये श्योर हो जाए कि यहाँ से हमें पेमेंट आनी है या ये चीज़ होनी है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंटली, चूँकि गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो मत्स्य पालन को इन्हांस करना चाह रहे थे। जो सरकार की ये जो योजना थी, ये लोन नहीं था, ये सब्सिडी था, यानी कि अनुदान आपको मिलना था, उसको आपको रीपेमेंट नहीं करना था। आगे भविष्य में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इसको आगे बढ़ाने में? सर चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन चुनौतियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पहले हमारे सामने था कि हम किसानों को जोड़ नहीं पा रहे थे, अब किसान स्वयं से जुड़ रहे हैं। तो मैं लोगों को इंस्पायर करता हूं कि आप रोज़गार खोजने के बजाय आप रोज़गार स्वतः प्रोड्यूस करिए, जिसमें आप लोगों को रोज़गार दे सकें। तो ये चुनौतियां मिलके हम लोग एक पूरा FPO बनाया है, उसको बना के कर रहे हैं। अगर आपके पास सडनली कोई कल बड़ा कॉर्पोरेट आके बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ा लीगल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, जिससे आप आपके पुराने 35 एम्प्लॉय ऑफिस नेहरू प्लेस में वापस लगा सकते हैं, आप उस रास्ते पे जाएंगे कि मछली पालन के रास्ते पे रहेंगे? सर अब मैं उस कॉर्पोरेट में जाना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं जिस आबो हवा में रह रहा हूँ वो हवा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लखनऊ छोड़ के आप किसी कॉर्पोरेट से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूँगा। थैंक यू, वेरी वेरी क्रेडिटेबल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, ऑल द बेस्ट। भारत का जल कृषि में दूसरा और मछली पालन में तीसरा स्थान। मीठे पानी की भारतीय जल कृषि का 90% हिस्सा रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियों से। साल में 25,000 रुपए की लागत से 1,75,000 से 2 लाख रुपए की हो सकती है कमाई। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे अपनी आबो हवा बदलनी है, शहर से गांव जाना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। वहां पे इतने सारे न्यू बिजनेस आइडियाज आपको मिलेंगे, इतने सारे कोर्सेज से सीखने को आपको मिलेगा। अब मैं बुलाती हूं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को, मिलाती हूं आपको दीपक जोशी जी से, जो आज इस मंच पे सुनाएंगे ऑर्गेनिक फूड स्टोर की कहानी। मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं लखनऊ से हूँ
मेरा लखनऊ में एक रिटेल स्टोर है जिसका नाम है कासा डी जैविक। मैं पिछले 7-8 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे अच्छा खाने का शौक़ है। मैंने जब अपने शहर में देखा कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पर केवल एक ही स्टोर चल रहा है जिसमें जो लोग खरीद नहीं पाते हैं, उनका बजट नहीं रहता है, तो उसको मैंने थोड़ा विचार करके मैंने कुछ सर्वे करा ऑर्गेनिक फूड्स में और कुछ कंपनी उसके साथ टाइप करा पूरे पैन इंडिया से, और एक ऐसा स्टोर खोला जिसमें आपको हर वैरायटी के नाश्ते से लेके खाने तक के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स मिल जाएंगे। दीपक जी नमस्कार, यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब आपकी कहानी सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी कहानी काफ़ी हट के है। बताइए आपकी कहानी, उसके बाद चर्चा करेंगे आपके साथ। सर मैं लखनऊ से हूँ और तकरीबन 14-15 साल मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ। काफ़ी MNCs में, काफ़ी बिग हाउसेस में काम करा। उसके बाद फिर अच्छा खाने का शौक़ पहले से ही था। स्कूल टाइम से मैं एथलीट था ही, तो मुझे फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरे पिताजी भी चूँकि फ़ौज में थे तो वो फिटनेस में रहते थे। एक बार अचानक से पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। उनको हार्ट अटैक क्यों आया? वो तो घर का खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा खाते हैं। तो कुछ रिसर्च करी, दिमाग थोड़ा दायमा लगाया तो पता चला कि हम जो खाना खा रहे हैं इतने टाइम से वो उसमें कुछ ना कुछ एक जहर मिला हुआ। जैसे हमारा आटा हो गया, हमारा फूड ऑयल हो गया, हमारा घी हो गया। घी हम बहुत खाते हैं, बाहर से लेके खाते हैं, हमारे घर में घी पड़ता ही है। तो वो चीज़ हम लोग एक ऐसा स्लो पॉइजन ले रहे हैं जो हमारे बॉडी में आते जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जब ये चीज़ पता चली तो देखा कि खाना ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको सही तरीके से स्वस्थ रखती है। मैं ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ रुझान मेरा पहले से ही बढ़ रहा था, मैं अपना खाता रहता था खाना। फिर एक बार ये ध्यान आया कि ऑर्गेनिक फूड महंगा है, इसको चलो हम तो ले लिए, लेकिन एक लो क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली वाला उसके अपना राशन नहीं चेंज कर पाएगा। तो वो चीज़ को हमने थोड़ा सा देखा और एक ऐसा स्टोर खोलने की सोची कि जहाँ पे मिडिल क्लास आदमी भी और लोअर मिडिल क्लास आदमी भी एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाना खा सके। राइट, उसको ये ना लगे कि मैं अगर इस दुकान में जा रहा हूँ तो वो बहुत महंगा है, मेरे लायक नहीं है वो। मैंने एक ऐसा स्टोर फिर खोलने की सोची कि जिसमें मैं हर प्रकार के ब्रांड रखूँ और उसमें मैं व्यक्तियों को, मतलब फैमिलियों को, उनकी बजट के हिसाब से मैं एक ऐसे बास्केट्स बनाऊं और उनको वो बास्केट दूं और उनको ऑफर्स में डाल के फिर लोगों को देने की कोशिश करी। ये बताइए सर कि जैसे आप ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं तो क्या ये सब आपका प्रोडक्ट है? अगर आपका है तो ठीक, अगर बाहर का है तब तो दोनों परिस्थितियों में अपने ग्राहक को कैसे कन्विंस करते कि ऑर्गेनिक है, इसमें खाद और रसायन नहीं है? इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं? सर मेरे जो दुकान है उसका नाम है कासा डी जैविक और मेरी दुकान में नाश्ते से लेके रात के खाने तक के सारे फूड आइटम मिलते हैं। वो सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं और उसमें वो उन सारे फूड्स की, सारे खाने के सामग्रियों की मेरे पास लैब रिपोर्ट तक है और सर्टिफिकेशंस तक है। हमारा ये होता है, बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ ट्रेनिंग पर्सन, मैं वहाँ लोगों को ये कन्विंस करता हूँ कि जो पैसा आप हॉस्पिटल में खर्च करना चाहते हैं, अगर वो पैसा अपने ऊपर खर्च करें खाने में, तो शायद आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े। ये कहीं और से रिसोर्स करते हैं कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग? हाउ डज योर बिजनेस मॉडल और द प्रोडक्ट साइकिल वर्क? सर मेरे इसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं सर। मैं इंडिया में अलग अलग जगह से कंपनी से सामान लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। मेरा फ्यूचर जो मेरा विजन है वो ये है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में आऊँ, जिसके लिए मैंने काम स्टार्ट भी ऑलरेडी कर दिया। मेरे पास कुछ किसानों के एक ग्रुप है छोटा सा, जिसमें 7-8 किसान हैं जिनसे मैं रॉ लेता हूँ। राइट, वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक की खेती करते हैं। ओके, जैविक खेती जो लोग करते हैं उनसे आप लेते हैं? जी तो आप ये बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं, इज इट फिटनेस या ऑर्गेनिक फूड, या एक तरह से आप लाइफस्टाइल लोगों की बदल रहे हैं, तो एक तरह से कोचिंग कर रहे हैं लोगों की कि ये पूरा आपको ये सब चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करनी पड़ेंगी? मैं ये सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं जब कोविड था, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं ऑनलाइन सेशन अपने क्लाइंट्स को देता रहता था। तो इसको आप कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि आप कितने क्लाइंट ले पाएंगे? तो आप अपनी टीम बढ़ाएंगे या कैसे इसको बड़े स्केल पे करेंगे? मैम मुझे इसमें टीम की ज़रूरत अभी है नहीं। अच्छा। क्योंकि अभी मेरा कोर बिजनेस ये है, मेरी ये जो जी हाँ, ऑर्गेनिक का मैं लोगों को अच्छा खिलाता हूँ
और अच्छा खाने से ही मैम आपका अच्छा स्वास्थ्य बनता है। आपको अगर मैं एक्सरसाइज बता दूंगा और बोलूँगा मैम आपको केवल एक्सरसाइज ही करनी है, तो आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा मैम आपको ये खाना है और इसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको साथ लेकर चलना है। मेरे अभी तक 50+ क्लाइंट ऐसे बन चुके हैं जो अपने घर का राशन पूरा चेंज करके कासाडी जैविक से लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है दीपक, आपकी जर्नी, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँचे एनडीटीवी के माध्यम से, शो के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। भारतीय जैविक खाद्य बाजार में भारी उछाल आया है। 2020 में ये 6,375.5 करोड़ का बाजार हुआ। जैविक खाद्य स्टोर कारोबार में औसत मुनाफा 15 से 20% के बीच। पीएमईजीपी योजना के तहत ये कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हुई बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिली इस मंच पे। अब जूरी जब तक एक गहरी सोच में है और ये निर्णय ले रही है कि कौन बनेंगे श्रेष्ठ आइकन, मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। भारत में 1.35 से 1.57 करोड़ कंपनियां महिलाओं की हैं, जो कुल कंपनियों का सिर्फ 20% है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां एक व्यक्ति का उपक्रम है। ये कंपनियां सीधे करीब 2.2 से 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया का भी यही मानना है कि भारत की जनता जितनी ज्यादा कुशल बनेगी, उतनी ही जल्दी आर्थिक रूप से आजाद होगी। तो आप अभी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए और किसी ना किसी एक काम में खुद को कुशल बनाना सीखिए, सफल बनिए, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए, अपनी खुद की खेती शुरू कीजिए, एक लघु उद्योग बनाइए और दूसरों को भी सशक्त बनाइए। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये जाने कौन है आज का श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। मैं चाहूंगी कि उस नाम को हम तक पहुंचाने के लिए कृपया आप सब इस मंच पे आएं। तो चलिए अब बुला लेते हैं हमारे इस एपिसोड के आइकन्स ऑफ भारत को भी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आप सबको, और मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सबको बताएं कौन है श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। सब अपने आप में आप लोग एक उदाहरण हैं। आप देश में बदलाव ला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम के नियमानुसार एक का तो नाम हम लोगों को आगे रखना था, तो हम सहमति बनाकर तान्या जी को श्रेष्ठ आइकॉन ऑफ भारत का अवार्ड देने जा रहे हैं। Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। मैं चाहूंगी बाकी के हमारे आइकन्स ऑफ भारत मीठी याद इस मंच से ले जाएं एक मोमेंटो के रूप में। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले हफ्ते के श्रेष्ठ आइकन। आज इस मंच पे कितनी सारी नई कहानियां सुनने को मिली, कितना ज्यादा मोटिवेट हुए हम इन सभी आइकन्स ऑफ भारत की कहानियों से। अब मैं एक और चीज चाहती हूँ आपसे, क्यों ना आप भी इस शो का हिस्सा बने। अभी के अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हमें बताइए कि कैसे आपने शुरू किया अपना उद्योग,
कैसे पाई उसमें सफलता और कैसे प्रदान की और लोगों को भी आजीविका। एनडीटीवी इंडिया और फ्रीडम ऐप की इस मुहिम को आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए। शो से जुड़े रहिए और ट्यून इन करें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल मैं आपसे लूंगी इजाजत। मैं यहां से जा रही हूं इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर भारत को और बेहतर बनाएंगे। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।